के द्वितीय भाग में बजट प्रस्तुति और अधिनियम एवं बजट निष्पादन के बारे में जानकारी दी गई है। आमतौर पर बजटीय चक्र में 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में बजट की तैयारी, द्वितीय चरण बजट प्रस्तुति और अधिनियम तथा तृतीय चरण बजट निष्पादन से संबंधित है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में वित्त मंत्री पिछले और चालू वर्ष के वित्तीय विवरण और आगामी वर्ष के अनुमान प्रस्तुत करते हैं, जबकि द्वितीय भाग में वित्त मंत्री आगामी वर्ष में अनुमानित व्यय अनुमान के लिए राजस्व स्तर को बढ़ाने के लिए कर प्रस्तावों और अन्य उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। बजट विधायिका संसद में 6 चरण से गुजरता है। प्रथम चरण में बजट की प्रस्तुति, द्वितीय चरण में सामान्य चर्चा, अनुदान मांग का विवरण, तृतीय चरण में विभागीय समितियों द्वारा जांच, चतुर्थ चरण अनुदान की मांगों पर मतदान, पंचम चरण विनियोग विधेयक का पारित होना और छठे चरण में वित्त विधेयक का पारित होना। भारत में वर्ष 2016 से बजट को 2 भाग, रेलवे बजट और आम बजट को मिलाकर एक कर दिया गया और दोनों को एक साथ पेश किया जाता है। लोकसभा में बजट भाषण राज्यसभा में बजट पेश करने से पहले होता है। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति नहीं होती। बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, बजट पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक जिसमें कर प्रस्ताव शामिल होते हैं, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट और बजट का आर्थिक विवरण। प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदान के संबंध में बजट पेश होने से कुछ ही दिनों पहले आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। शर्त यह है कि वित्त मंत्री एक मांग में 2 या 2 से अधिक मंत्रालय या विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदान को शामिल कर सकते हैं या ऐसे व्यय के संबंध में मांग कर सकते हैं जिन्हें आसानी से मंत्रालयों के अधीन नहीं रखा जाता। बजट पर 2 चरणों में चर्चा की जाती है। सामान्य चर्चा के बाद विस्तृत चर्चा और अनुदान की मांगों पर मतदान। विनियोग और वित्त विधेयक का पारित होना एक निर्दिष्ट समय के भीतर ही पूरा किया जाना है। संसदीय कार्य मंत्री बजट पेश होने के बाद उन मंत्रालयों या विभागों के चयन के लिए लोकसभा में पार्टियों और समूह के नेताओं की एक बैठक आयोजित करते हैं, जिनके अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में आए निर्णयों के आधार पर सरकार प्रस्तावों को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को विचारार्थ भेजती है। प्रस्तावों पर विचार करने के बाद यह समय आवंटित करता है और उस क्रम की सिफारिश करता है जिससे मांगों पर चर्चा की जा सकती है। सामान्य चर्चा के दौरान सदन संपूर्ण बजट या उसमें शामिल सिद्धांतों के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। चर्चा का दायरा बजट की सामान्य योजना और संरचना की जांच तक ही सीमित है। वित्त मंत्री या रेल मंत्री को चर्चा के अंत में उत्तर देने का अधिकार है। बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद सदन को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस अवधि के दौरान मंत्रालय या विभागों की अनुदान मांगों पर संसद की स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाता है। अनुदान की मांगे वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में पेश प्रस्तुत की जाती है। इन्हें आमतौर पर संबंधित मंत्री द्वारा सदन में पेश नहीं किया जाता है। माना जाता है कि सदन का समय बचाने के लिए मांगों को सभापति की ओर से पेश किया गया है और प्रस्तावित किया गया है। स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह मंत्रालयवार अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आगे बढ़ता है। इस स्तर पर चर्चा का दायरा एक ऐसे मामले तक सीमित है जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में
और सदन के मतदान के लिए रखी गई मांग के प्रत्येक प्रमुख तक है। यह सदस्यों के लिए किसी विशेष मंत्रालय द्वारा अपनाई गई नीति को अस्वीकार करने या उस मंत्रालय के प्रशासन में अर्थव्यवस्था के लिए उपाय सुझाने या स्थानीय शिकायतों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए खुला है। अनुदान की मांगों पर मतदान। मांगे मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है। मतदान के दौरान विधायकों को प्रत्येक मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। अध्यक्ष विधायिका या सदस्यों के साथ समन्वय करने के बाद प्रक्रिया के लिए मंत्रालयवार समय सारणी बनाता है। मांगों पर मतदान पूरा होने के बाद मांगे अनुदान बन जाती है। इस स्तर पर मतदान अनुदान की किसी भी मांग को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव में संशोधन की अनुमति नहीं है। कटौती प्रस्तावों पर जब आम बजट में चर्चा की जाती है तो विधायकों को प्रशासन में किसी तरह की खामियों को सामने लाने के लिए कटौती प्रस्तावों के माध्यम से विस्तार से चर्चा करने का मौका मिलता है। आमतौर पर व्यवहार में कटौती प्रस्ताव सरकार के पास सदन में बहुमत होने के कारण पारित नहीं होते, लेकिन कटौती प्रस्ताव पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता की शर्तें। कटौती प्रस्ताव केवल एक मांग से संबंधित होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए, मान हानिकारक नहीं होना चाहिए और एक विशेष विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। कटौती प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा यदि किसी भी मौजूदा कानून में संशोधन या निरस्त करने का कोई प्रस्ताव शामिल हो, किसी संघ सरकार के विषय को संबोधित करे, भारत की संचित निधि पर लगने वाले किसी भी व्यय से जुड़ा हो, कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाएं और यदि उसी सत्र में पहले से उठाए गए मामले की पुनरावृत्ति हो। कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता। अध्यक्ष निर्णय लेता है कोई कटौती प्रस्ताव स्वीकार्य है या नहीं। जब अध्यक्ष की राय में कटौती प्रस्ताव लाने के अधिकार का दुरुपयोग, सदन की प्रक्रिया में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या सदन की प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन किया जाता हो, तो अध्यक्ष किसी भी कटौती प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। अंत में अनुदान की सभी मांगों पर जैसे इसके पारित होने के लिए निर्धारित समय समाप्त हो जाता है, गिलोटिन प्रस्ताव के रूप में मतदान किया जाता है। गिलोटिन मोशन या गिलोटिन ऑर्डर उस प्रस्ताव के आवंटन का सामान्य नाम है जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स प्रक्रिया जिसका उपयोग सदन के माध्यम से एक विधेयक के पारित होने के दौरान बहस के लिए निर्धारित समय को प्रतिबंधित किया जा सकता है। विनियोग विधेयक बजट का पहला भाग है। विनियोग विधेयक विधानमंडल में रखा जाता है। यह मतदान की गई मांगों और आरोपित व्यय का योग है। एक बार विनियोग विधेयक पारित हो जाने के बाद कार्यकारी एजेंसियों को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए धन उपलब्ध हो जाता है। विनियोग विधेयक को पारित करने में अपनाई गई प्रक्रिया किसी भी संशोधन को छोड़कर किसी भी अन्य विधेयक के समान ही है। भारत के राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद विनियोग विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। बजट निर्माण की प्रक्रिया आमतौर पर अप्रैल के अंत तक जारी रहती है, लेकिन समस्या ये है कि सरकारी विभागों को वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च के बाद विभिन्न गतिविधियों पर खर्च करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। संविधान लोकसभा को अनुमानित व्यय के लिए अग्रिम धन उपलब्ध करवाने के लिए लेखानुदान की अनुमति देती है और अंततः विनियोग विधेयक का हिस्सा बन जाता है। लेखानुदान 2 महीने के लिए आम बजट चर्चाएं पूरा होने के बाद कुल विनियोग बिल राशि के 1/6 हिस्से से अधिक की राशि के लिए पारित किया जाता है। लोक वित्त विधेयक का पारित होना। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम
219 में कहा गया है कि वित्त विधेयक का मतलब अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रत्येक वर्ष पेश किया जाने वाला विधेयक है और इसमें किसी भी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाला विधेयक शामिल है। इस बिल में कराधान प्रस्तावों को छोड़कर मौजूदा कानूनों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक अनुदान की सभी मांगों पर सदन द्वारा मतदान संपन्न होने के बाद प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन राजस्व जुटाने के तरीकों और साधनों पर विचार किया जाता है। वित्त विधेयक पारित करके बजट के आय पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। यह बजट का दूसरा भाग है। वित्त विधेयक में निम्न शामिल होते हैं: अधिरोपण, छूट और करों का विनियमन। किसी भी प्रस्ताव के कार्यान्वयन से पहले वित्त विधेयक को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिसे आमतौर पर बजट के साथ पेश किया जाता है। वित्त विधेयक से संबंधित प्रस्ताव हैं: नए कर, करों में कोई वृद्धि, किसी भी कर का संशोधन। वित्त विधेयक पर बहस करते समय पूरी चर्चा की आवश्यकता होती है। संसद के सदस्य सामान्य प्रशासन या वित्तीय नीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पूरी चर्चा के बाद विधेयक को संसद की प्रवर समिति को भेजा जाता है। प्रवर समिति अपने सुझाव और टिप्पणियों के साथ वित्त विधेयक लौटाती है। बिल के हर क्लॉज पर चर्चा होती है। सदस्य वित्त विधेयक में कमी के लिए संशोधन पेश कर सकते हैं, लेकिन बढ़ोतरी के लिए नहीं। वित्त विधेयक पर मतदान होता है तथा यह लोकसभा में पारित हो जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास इसमें कोई बदलाव करने या स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है तथा इसे 14 दिनों के भीतर अपने सुझावों के साथ वापस भेजना होता है। करों के अंतिम संग्रह अधिनियम 1931 के तहत ये अनिवार्य है कि संसद को विधेयक पेश होने के 75 दिनों के भीतर ही राष्ट्रपति को मंजूरी के साथ वित्त विधेयक पारित करना होगा। इसे राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह अधिनियम बन जाता है। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक मिलकर वार्षिक वित्तीय विवरण बनाते हैं। बजट निष्पादन। विभाजित धनराशि का उपभोग करना स्वाभाविक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अच्छे बजट से इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसलिए इसका क्रियान्वयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बजट निष्पादन भारत में बजटीय प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसमें सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए आवंटित धन का उपयोग शामिल है। बजट के निष्पादन में कर और राजस्व का संग्रह, ट्रेजरी और वित्त विभागों द्वारा की जाने वाली सेवाएं, खातों की लेखा परीक्षा और नियंत्रण शामिल है। बजट का क्रियान्वयन वित्त एवं विनियोग विधेयक पारित होने के साथ शुरू होता है। मंत्रालय केवल उस राशि से ही व्यय कर सकते हैं जिसका बंटवारा किया गया हो। अनुसमर्थन होने तक सरकार उन फंडों का उपयोग कर सकती है जिनके लिए लेखा अनुदान हो चुका है। बजट का क्रियान्वयन व्यय और राजस्व पक्ष पर किया जाता है। बजट के व्यय भाग पर बजट के निष्पादन के लिए जिम्मेदार मशीनरी में एक प्रणाली होती है जिसमें शामिल होते हैं नियंत्रण अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी, भुगतान और खाते। सामान्य वित्तीय नियम GFR 2005 के अनुसार व्यय करने के लिए वित्तीय औचित्य के उच्च मानक होने चाहिए। राजस्व पक्ष और बजट के निष्पादन में शामिल हैं राजस्व का संग्रह, एकीकृत धन की अभिरक्षा और धन का वितरण। राजस्व विभाग के पास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से करों के संग्रह के लिए सौंपी गई मशीनरी में नियंत्रण है। वित्तीय सलाहकार दो प्रकार के होते हैं: बाह्य और आंतरिक। बाह्य वित्तीय सलाहकार वित्त मंत्रालय की ओर से सलाह देता है, जबकि आंतरिक वित्तीय सलाहकार का कार्य मंत्रालय विभाग को सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में सहायता करना है। एकीकृत वित्तीय सलाहकार
IFA की योजना, जिसे विभागीय बजट के निर्माण, धन के स्थानांतरण के प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण आदि की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है, 1975 में बनाई गई थी। 2006 में व्यापक वित्तीय प्रशासन कार्यों के साथ IFA की भूमिका और विस्तार किया गया। विभिन्न मंत्रालयों के खाते निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार तय किए जाते हैं। इन खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। निष्कर्ष: बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें सरकार के एक वर्ष के लिए राजस्व और व्यय के अनुमान शामिल होते हैं। ये व्यय का विस्तृत ब्यौरा, राजस्व एकत्रित करने के लिए निश्चित प्रस्ताव और अन्य उपाय दर्शाता है। प्रकृति में बजट सामान्यतः एक वर्ष के लिए वृद्धिपरक और व्यय उन्मुख होते हैं। बजट सरकार के हाथों में एक बहुउद्देशीय शक्तिशाली साधन है। शुरू में ये विधायी नियंत्रण एवं जवाबदेही का एक साधन माना जाता था, परंतु आधुनिक समय में बजट प्रबंध उन्मुख हो गए। बजट राष्ट्र की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले साधन के रूप में कार्य करते हैं। थैंक्स।